का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर। हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने टर्मोलॉजी सीखी थी। तो यार मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि टर्मोलॉजी हमें याद होनी चाहिए, मतलब ध्यान रहनी चाहिए। टर्मोलॉजी मींस इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है, स्टेट फंक्शन कौन है, पाथ फंक्शन कौन है, इंटरनल एनर्जी की क्या होती है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, वर्क क्या है, हीट क्या है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा वर्क। मैंने सिर्फ वर्क का फार्मूला बताया था, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क होगा ये नहीं बताया था। तो आज हम लोग उस बात को डिस्कस करेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो जरा देखो क्या लिखा है, प्रोसेस एंड टाइप ऑफ प्रोसेस। कितने तरह के प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस किसको कहते हैं? तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब है काम करने का तरीका। सिंपल फॉर्म में प्रोसेस का मतलब क्या है? काम करने का तरीका। अब काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो हो सकता है तुमने किसी काम को किया और पूरे काम करने में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो नाम रख दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस। हो सकता है तुमने काम किया और पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस। हो सकता है तुमने काम किया और पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, आइसोकोरिक प्रोसेस। हो सकता है तुमने काम किया, ना तो बाहर से एनर्जी ली और ना किसी को एनर्जी दी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है कि वर्क करने का मेथड क्या है, किस स्टाइल से वर्क करोगे। प्रोसेस का मतलब ये है। अब टाइप ऑफ प्रोसेस, तो टाइप ऑफ प्रोसेस जरा गौर समझिएगा, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। टाइप ऑफ प्रोसेस, तो टाइप ऑफ प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं? ये सारा बच्चा जानता है। किसको कहते हैं? प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट, प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है दोस्तों, तो हम उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जरा गौर से मेरी बातें सुनते जाइएगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जरा बताओ dt कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर। आप उसको dt भी बोल सकते हो और डेल टी भी बोल सकते हो। यदि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे दोस्त कितना होगा? 0 होगा। अब चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा। यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है और dt इक्वल टू 0 है तो du कितना होगा? du क्या होगा? 0। क्यों? आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। लास्ट क्लास में पढ़ाया है, मैंने कहा था रिवाइज करके आइएगा इंटरनल एनर्जी पे, और इसको बहुत ज्यादा फोकस भी किया था। तो यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब काम करो मगर टेम्परेचर चेंज ना हो, काम करो मगर काम करते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कि काम करते समय मतलब कुछ भी कर रहे हो, गैस एक्सपेंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है मगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहोगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है T इक्वल टू कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर 0, और चेंज इन टेम्परेचर 0 तो du इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ये बात कि यार इंटरनल एनर्जी चेंज किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। इंटरनल एनर्जी चेंज only depend upon temperature for ideal gas। लास्ट क्लास में भी ये बात मैंने बताई है। तो जरा बताओ du की वैल्यू कितनी हुई? 0। यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कुछ भी हो रहा हो, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। वो कुछ भी कर रहा है, करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। दूसरा पॉइंट, DH इक्वल टू कितना आएगा? 0। चेंज इन इंथैल्पी भी कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंथैल्पी में भी चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आइडियल गैस के लिए डिपेंड करती हैं।
दोनों के लिए यही केस है, दोनों के लिए, दोनों का चेंज सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब जरा यहां पर ध्यान दो एक और बात, जब du इक्वल टू होता है Q प्लस W फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, तो अब मेरे को बताओ जब ये वैल्यू मेरे दोस्तों जीरो हो गई तो Q प्लस W की वैल्यू ये आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हीट सप्लाई करोगे उतना ही वर्क हो जाएगा। जो हीट तुमने बाहर से ली वो सारा का सारा वर्क के परफॉर्मेंस में चला जाएगा, वो सारा का सारा वर्क के परफॉर्मेंस में चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कुछ नहीं होगा। तो गौर से मेरी बात समझना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस हर बच्चे को पता होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं। कांस्टेंट टेंपरेचर पे यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये सबको पता है। इस बात पे फोकस ना रखो, इन सारी बातों पे फोकस रखो। T इक्वल टू कांस्टेंट हुआ तो dt इक्वल टू जीरो हुआ, और dt इक्वल टू कहीं पर भी dt इक्वल टू जीरो है, कहीं पर भी dt इक्वल टू जीरो है, तो वहां पर du इक्वल टू जीरो और dh इक्वल टू जीरो हमेशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि du और dh ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है ना, और इनकी वैल्यू कितनी आई, चेंज कितना आया, जीरो, क्योंकि इसका चेंज जीरो तो इसका भी चेंज जीरो। अब फर्स्ट लॉ लगा दिया तो ये इक्वेशन आई। ये इक्वेशन बताती क्या है, ये तो मैथ्स के फॉर्म में लिखा है कि Q इक्वल टू W है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जितनी हीट तुम बाहर से लोगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कुछ स्टोर नहीं होगा। वो ये बता रहा है Q की वैल्यू W की वैल्यू आपस में बराबर होगी, Q इक्वल टू माइनस W होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर होगी। ये क्या बता रहा है, वो ये चीज बता रहा है, और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉड ऑफ Q इक्वल टू होगा मॉड ऑफ W, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आइसोथर्मल में एक और पॉइंट, अभी पॉइंट नहीं खत्म हुए आइसोथर्मल के। अब बात आई कि यार Q और W आपस में बराबर होंगे मगर W होगा कितना, तो अब गौर सुनिए, अब हम वर्क की बात करते हैं कि वर्क कितना होगा, मतलब W कितना होगा। तो गौर से यार इस बात को समझिएगा, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और थोड़ा नहीं हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गौर समझो, किसी काम को दो तरीके से किया जा सकता है। पहली बात क्या है जरा समझिए, कहा गया काम करना है मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गया ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर सुनो अच्छे से समझना, यहीं से क्वेश्चन घूमते हैं। काम करोगे मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। अब काम कैसे करें, वर्क करने का प्रोसेस। तो काम करने के दो तरीके होते हैं, इरिवर्सिबल मेथड, रिवर्सिबल मेथड। क्या काम करोगे मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब काम करोगे कैसे, करने के तरीके को बोलते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। काम कैसे करोगे, तो एक कहता है रिवर्सिबल मेथड से कर सकते हैं, एक कहता है इरिवर्सिबल मेथड से कर सकते हैं। तो किसी भी काम को हम दो मेथड से कर सकते हैं, रिवर्सिबल मेथड और इरिवर्सिबल मेथड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस से कर रहे हो, मेथड से कर रहे हो तो क्या होगा, इरिवर्सिबल से कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मेथड जो होता है हाइपोथेटिकल मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड हमारा रियल मेथड है। तो कम कितना काम होगा, तो वर्क इक्वल टू, गौर समझिएगा, वर्क इक्वल टू मैंने पढ़ाया था माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इरिवर्सिबल मेथड से काम कर रहे हो तो फार्मूला होगा W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। किसी ने कहा सर इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझा दो, तो जरा देखो, यदि हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो इनकी वैल्यू क्या रख सकते हो, पीवी इक्वल टू एन आर टी से, तो वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी बाई पी, तो आर टी बाई पी, पी फाइनल, एन आर टी बाई वी इनिशियल, यही तो होगा। तो एक और फार्मूला आ गया, कौन सा, जरा गौर समझिएगा, एनआरटी हमने कॉमन ले लिया। जब आप एनआरटी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन पी फाइनल माइनस 1 अपॉन पी इनिशियल, ठीक है। अब मेरी बातों को गौर समझो, तो एक फार्मूला हमें यह याद रखना चाहिए, यदि आपको डायरेक्ट, गौर समझिए,
यदि हमारे पास वॉल्यूम का चेंज दिया है कि भाई ऐसा है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, और हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन करने में वॉल्यूम जो है 5 लीटर से 10 लीटर हो गया, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। मान लो उन्होंने कहा कि हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, और इनिशियल में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और फाइनल में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो बताओ वर्क कितना हुआ। तो फिर कैसे निकालोगे, इस फार्मूले से निकालोगे, ये जो मैंने नीचे लिखा है। और इस फार्मूले में अभी एक चीज रखनी बाकी है, तो वो क्या चीज है उसको मैं लिख देता हूं, गौर समझिए। पी एक्सटर्नल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी फाइनल फॉर सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या चीज लिखी है इसको थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं, जैसे आप इस बात को अच्छे से समझ जाए कि सर ने ये क्या बात बताई है। गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो पी एक्सटर्नल है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कब तक एक्सपेंड करता रहेगा जरा बताना, कब रुकेगा पिस्टन? तब रुकेगा जब गैस का फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएंगे। जितना ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है उतना ही नीचे से प्रेशर बराबर हो गया, तो पिस्टन ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जब पी फाइनल का मतलब क्या है, जब पिस्टन रुक जाए, तो जब पिस्टन रुकेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो पी एक्सटर्नल की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी फाइनल। तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, बात समझ पाए, हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मेरे दोस्त आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस से काम हो रहा है तो बस दो ही चीजें हो रही होंगी। क्या क्या हो रहा होगा, या तो ये फार्मूला लगेगा W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, और P एक्सटर्नल क्या है, फाइनल प्रेशर के बराबर है। ये देखो, ये यहां के लिए भी एप्लीकेबल है और ये यहां के लिए भी एप्लीकेबल है। P एक्सटर्नल P फाइनल के बराबर होगा, क्यों, P एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो बाहर से लग रहा है। पिस्टन कब रुकेगा बताओ जरा यार, पिस्टन ऊपर जा रहा है कब रुकेगा बताइए। पिस्टन यदि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा। कब रुकेगा, जब गैस के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा। और जैसे ही रुका तभी तो कहोगे ये पी फाइनल आया। तो पी फाइनल पी एक्सटर्नल के हमेशा बराबर होता है सिंगल स्टेप में, यदि एक ही बार में पिस्टन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, और नीचे जा रहा है तो तुमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे जा रहा है। कब तक नीचे जाएगा, जब तक नीचे जाएगा जब तक गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पी एक्सटर्नल बोलो या पी फाइनल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि यदि उसने कह दिया कि फाइनल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो बच्चा सोचेगा सर यार एक्सटर्नल प्रेशर क्या डाले, सर ने तो एक्सटर्नल लिख रखा है। तो बात तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मगर वो ऐसे लिखी जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया, गौर समझना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे करने हैं। वर्क जो है, आइसोथर्मल वर्क करने के दो तरीके हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस का फार्मूला W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये कब लगाओगे, जब वॉल्यूम गिवन हो। मान लो वो वॉल्यूम नहीं गिवन करेगा, हमको घुमाएगा, हमको घुमा ऐसे रहा है, जरा देखो, एक कंटेनर है उसमें 2 मोल गैस है 300 केल्विन पे, और उसका प्रेशर क्या है 5 एटमॉस्फेयर है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस से एक्सपेंड करता है और फाइनल प्रेशर जो हो जाता है वो 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो बताओ कितना वर्क डन हुआ। अब इसमें तो V कहीं दिया ही नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला चिपका देंगे, हम ये वाला फार्मूला चिपका देंगे। और ध्यान रखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो W और Q की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर। वो हीट पूछे या Q पूछे, बस साइन ध्यान रखिएगा, वर्क के साइन का जस्ट अपोजिट हीट का साइन होगा। मतलब यदि वर्क हमारा कैसा आया निगेटिव, तो हीट हमारी कैसी आएगी पॉजिटिव। यदि वर्क का साइन हमारा कैसा आया पॉजिटिव, तो हीट का साइन हमारा कैसा आएगा निगेटिव। न्यूमेरिकली दोनों आपस में इक्वल होंगे, न्यूमेरिकली दोनों आपस में इक्वल होंगे, बस साइन अपोजिट अपोजिट होंगे यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में इरिवर्सिबल मेथड से करा दिया, मान लो कोई प्रोसेस रिवर्सेबल हुआ, तो यदि रिवर्सेबल प्रोसेस है तो कैसे निकालोगे वर्क। अब इसको जरा समझो
कि यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क कैसे होगा, तो गौर से समझिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू माइनस 2.3032 nRT log फाइनल माइनस log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। W इक्वल टू माइनस 2.3032 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ध्यान रखिए फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे, किसी भी फार्मूले का प्रूफ नहीं पूछा जाना, टाइम होता तो प्रूफ भी बताता, है ना। अब जरा देखो ये, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, गौर से समझिएगा। इस फार्मूले को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, माइनस 2.303 nRT log V इनिशियल अपॉन मतलब P इनिशियल अपॉन P फाइनल। आप चाहें V फाइनल अपॉन V इनिशियल लिखे या P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिखे, दोनों एक ही बात है, यही फार्मूला है। और किसी ने कहा कैसे, तो यार ये आइडियल इक्वेशन है तो बॉयल्स लॉ लगा दिया है। ये देखो हमने क्या किया है, बॉयल्स लॉ लगाया है। तो आप देखो PI अपॉन PF इक्वल टू आ गया VF अपॉन VI, है ना। तो इसकी जगह वैल्यू डाल दी है आइडियल गैस के लिए ऐसे। तो किसी ने कहा सर बहुत अच्छी बात है, आपने तो एक और फार्मूला बता दिया। यदि प्रेशर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी तो नीचे वाला लगा दोगे, वॉल्यूम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी ऊपर वाला लगा दोगे, है कि नहीं यार दोस्त। तो किसी बच्चे ने कहा सर क्या इसमें कुछ और भी करामात कर सकते हैं, तो यस और भी करामात कर सकते हैं। क्या, जरा ये देखो, हम सभी बच्चे जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है। तो यार P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2 के, और ये बराबर किसके हुआ, nRT के। क्यों भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइडियल गैस के लिए ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और हमें जितनी गैस मिलनी है सब आइडियल मिलनी है जनरली, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त, यार लिख सकते हैं। आइडियल गैस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, और बराबर किसके होता है, nRT के होता है। तो गौर से समझिएगा, डरिएगा नहीं। तो हम क्या इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए P इनिशियल V इनिशियल log ऐसे, मतलब मैंने क्या किया है, n देखो ये फार्मूला लिखा है माइनस 2.3032 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। मान लो यार टेम्परेचर और मोल दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है, गौर समझिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंटेनर में है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, और आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस से एक्सपेंड करता है और 15 लीटर वॉल्यूम तक पहुंच जाता है। तो बताओ वर्क डन कितना है। अब तुम कहोगे यार V फाइनल और V इनिशियल तो दिया है, मगर गैस के मोल नहीं दिए और किस टेम्परेचर पे काम हो रहा है ये नहीं दिया है, तो निकलेगा कैसे इससे, है कि नहीं। बात फंसेगी कि नहीं फंसेगी। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि तुम यदि चालाकी करोगे तो हम लोग भी चालाकी करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला डाल देंगे, इनिशियल प्रेशर और फाइनल वैल्यूम, कुछ तो दोगे ना यार। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। बात क्या है, एक है। ये देखो आइडियल गैस के लिए, तो ये हमारे किसके फार्मूले हैं, रिवर्सिबल मेथड से। तो अब मेरी बात को गौर से समझो, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो काम करने के दो तरीके हैं। रिवर्सिबल मेथड से काम करने का तरीका है तो फार्मूले ये है, इररिवर्सिबल मेथड से काम हो रहा होगा तो फार्मूले ये। रिवर्सिबल मेथड से काम हो रहा होगा तो फार्मूले ये वाले, इररिवर्सिबल मेथड से काम होगा तो फार्मूले ये वाले। कहां कहां फंसा सकता है, नाम तो देखो दोस्त बताना ही पड़ेगा उसको। नाम नहीं बताएगा कि इररिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल तो क्वेश्चन कैसे चलेगा। आपको मैंने वैसे पढ़ा रखा है कि रिवर्सिबल का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस टेंड्स टू 0। गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, टेंड्स टू 0। और इररिवर्सिबल में क्या होगा, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में हैवी डिफरेंस होगा, ठीक है। इररिवर्सिबल मेथड से काम हुआ तो ऐसे करोगे, दो फार्मूले क्यों होता है, कभी कभी वो हमको क्वेश्चन में फंसाएगा, तो फंसाएगा क्या, वॉल्यूम गायब कर देगा तो हम यहां से निकाल लेंगे। इसी तरह इसमें फंसाएगा, वॉल्यूम गायब कर दिया तो प्रेशर से निकाल लेंगे। सपोज करो मोल वोल नहीं देगा तो हम इन दोनों में से किसी एक फार्मूले से वैल्यू को निकाल लेंगे। इतनी बात सबके लिए ठीक है ना, ये बात समझ गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो सारा आइसोथर्मल प्रोसेस का केस एक साथ बता दिया है।
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, और कहीं पर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पर हमेशा du जीरो होगा, dh जीरो होगा आइडियल गैस के लिए, और du जीरो है तो q और w बराबर आ जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू बराबर होगी, बस साइन अपोजिट होंगे। अब बात आई कि फिर वर्क कैसे निकालोगे, तो वर्क निकालने के दो तरीके हैं, काम करने के दो तरीके हैं, इररिवर्सिबल मेथड, रिवर्सिबल मेथड। इररिवर्सिबल मेथड से वर्क करोगे तो मैंने बताया फार्मूला क्या आएगा, रिवर्सिबल मेथड से कोई बच्चा वर्क करेगा तो बताया फार्मूला क्या आएगा। फार्मूले में वैरायटी इसलिए बताइए क्योंकि वो जब क्वेश्चन घुमाता है तो इन्हीं में से कोई फार्मूला लग रहा होता है, फार्मूला और कुछ नहीं, तो आप फार्मूले को ध्यान रखें और सिचुएशन को ध्यान रखें। ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा दिमाग वाला चैप्टर है, मतलब उसकी थ्योरी को भी फील करो क्योंकि थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन होता है वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला रट के बैठ गए, इसकी थ्योरी जो बताई है वो फील करो। फील करो मतलब समझो कि हाँ टेम्परेचर यदि चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू कभी नहीं चेंज होगा चाहे कुछ भी लिखा हो। जैसे इसी क्वेश्चन में वो ऐसे पूछ लेगा, देखना क्वेश्चन बनाता हूं कि यार 2 मोल गैस है, 5 लीटर वॉल्यूम है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है और गैस का वॉल्यूम जो है 10 लीटर हो जाता है, तो बताओ वर्क डन कितना है, एंड आल्सो कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। अब तुम्हें लगेगा इतना बड़ा काम हुआ है तो यार इंटरनल एनर्जी में कुछ तो चेंज हुआ ही होगा, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो जीरो ही आना है, निकालोगे कहां, और निकालना भी नहीं चाहिए, सिर्फ वर्क निकालो आप, ठीक है ना। अब जरा नेक्स्ट बात चलते हैं, अब हमारा दूसरा प्रोसेस, तो देखो यार सेकंड प्रोसेस कौन है, एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस से हो रहा होगा तो, है कि नहीं। अच्छा एक और बात बता दूं, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, एक और बात बताता हूं जरा ध्यान रखिएगा, नोट डाल के लिख रहा हूं अच्छे से समझिएगा आइसोथर्मल के लिए। ये देखो मेरी बात को समझिए, देखो दोस्तों ये एक पिस्टन है ऐसे, इस पर P एक्सटर्नल काम कर रहा है, इसका वैल्यूम है V इनिशियल, हमें यहां तक पिस्टन को लाना है, यहां से लेके पिस्टन को यहां तक लाना है, 1 से लेके 2 तक पिस्टन को लाना है। अब पिस्टन को 1 से 2 तक लाने के लिए देखो जरा क्या हुआ, गौर समझिए, एक रास्ता है कि एक ही बार में पिस्टन को 1 से 2 पे ले आओ। यदि कोई बच्चा ताकतवर बच्चा है ना, बहुत अपना एनर्जी बहुत है, मेरे जैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, पिस्टन को धड़ाम से दाबा और एक ही बार में 2 तक ले आया, तो इसको बोलेंगे 1 स्टेप प्रोसेस। अब कोई बच्चा आया थोड़ा सा पतला दुबला है ना, एनर्जी बहुत कम है, उससे कहा गया यही काम करो, तो उसने 2 स्टेप में किया, पहले एक बार ताकत लगा के दाबा तो यहां पे आया पिस्टन, फिर एक बार और पूरी ताकत से दाबा तो यहां पे आया पिस्टन। तो बेचारे ने 2 स्टेप में काम किया, A से 3 आया, 3 से 2 आया, तो उसने 2 स्टेप में काम किया है। कोई और मरगिल्ला बच्चा है ना, सॉरी बच्चों मरगिल्ला बच्चा मतलब मुझे ही ले लो, मेरे जैसा कोई है एजेड है ना, जिसकी एज कम से कम 80-90 साल है मेरी जैसी, अब वो पिस्टन को कर रहा है, तो अब मेरे जैसा 80-90 साल का कोई आदमी पिस्टन को नीचे करेगा तो कैसे करेगा बताओ। उसने धीरे से किया, 1 इंच नीचे आया, फिर किया 1 इंच नीचे आया, फिर किया 1 इंच नीचे आया, ऐसे करते करते 1000 बार किया तब पिस्टन यहां तक पहुंचा। तो मैंने इसी काम को करने में क्या किया, 1000 बार स्टेप लिए है, तो क्या सबका वर्क सेम होगा, नहीं, वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क पाथ फंक्शन है, तो पहला पॉइंट, वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वर्क पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन है तो तुमने पाथ चेंज कर दिया है, एक बार में काम किया तो अलग पाथ हुआ, 2 बार में काम किया अलग पाथ हुआ, और हमारे जैसे 100 साल के लोगों ने 100 बार में 1000 बार में ये काम किया तो पाथ अलग हुआ। तो क्या वर्क सेम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पाथ फंक्शन है, वर्क अलग अलग आएगा। तो वर्क जब मेरे दोस्त अलग आएगा तो कितना आएगा, तो गौर समझिएगा, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क, सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क, मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टेप के, नंबर ऑफ स्टेप के, जितने ज्यादा स्टेप लोगे वर्क करने में उतने ज्यादा वर्क आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप में तुमने काम किया उससे ज्यादा वर्क आएगा जब वही काम तुम 2 स्टेप में करोगे,
उससे ज्यादा वर्क आएगा जब वही काम तुम 3 स्टेप में करोगे, उससे ज्यादा वर्क आएगा जब वही काम तुम इन्फिनाइट स्टेप में करोगे। तो सबसे ज्यादा वर्क कब आएगा? जब तुम उस काम को इन्फिनाइट स्टेप में करोगे। और इन्फिनाइट स्टेप में जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्सेबल वर्क। तो इसका मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस से जो वर्क आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। और फाइनाइट स्टेप में जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल वर्क। और ये सब कैसे हैं? फाइनाइट है। और ये सब कैसे हैं? इनफाइनाइट है। तो जरा देखो, ये हमारे 2 पॉइंट समझो। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको नोट डाल के एक बात पढ़ाई कि वर्क जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है और वर्क निकालोगे कैसे? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क। एक काम को एक स्टेप में किया, उसी काम को एक बच्चे ने 2 स्टेप में किया, और उसी काम को मेरे जैसे 100 साल के लोगों ने क्या किया? 1000 स्टेप में किया। तो सबसे ज्यादा वर्क हमने किया है। और कर भी मैं ही रहा हूं, खड़ा होके 1.5 घंटे जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, तुम बैठे बैठे पढ़ रहे हो। तो ये एग्जाम्पल सेट भी बैठता है। तो देखो 1000 घंटे में 1000 स्टेप में किया, तो जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यार जरा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेप कितने हो सकते हैं? इनफिनाइट। इनफिनाइट स्टेप के प्रोसेस का नाम क्या है? रिवर्सेबल। तो इसका मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस का वर्क ऑलवेज इररिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यार इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फाइनाइट स्टेप में किया गया काम। तो 2 बातें निकल के आई कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बार बार ये बोल रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन है तो पाथ चेंज हो रहा है, तो प्रोसेस में वर्क चेंज हो रहा है। और वर्क ज्यादा क्या है? जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क। ये देखो, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। किसी ने पूछा कि सर इंटरनल एनर्जी में क्या होगा? तो मैंने कहा यार देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज यदि पूछा जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन। और जब ये स्टेट फंक्शन है तो एक स्टेप में काम किया, या फिर 2 स्टेप में काम किया, या फिर 3 स्टेप में काम किया, या फिर 1000 स्टेप में काम किया, इनफिनाइट स्टेप में काम किया, इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा। वर्क में चेंज अलग अलग आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा। ठीक है? तो जरा ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट आपको मैंने और बताया है। इस बात को भी ध्यान रखोगे किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब कहानी चलती है किसमें मेरे दोस्त? एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है ये बताते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है जरा समझो। यदि कोई प्रोसेस हो रहा है का मतलब, जैसे ये देखो एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मेरे दोस्त क्या है? गैस है। इस तरह से गैस भरी हुई है, इस तरह से। ये देखो, अब क्या हुआ? किसी ने पिस्टन को नीचे किया, पी एक्सटर्नल लगाया गया, और पिस्टन को हम नीचे कर रहे हैं। पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन यहां आ गया, फिर पिस्टन यहां पे आ गया। अब ये क्या है? गैस को ही हम क्या नाम देते हैं दोस्त? सिस्टम। ये गैस हमारी क्या है? सिस्टम है, क्योंकि इसी पर तो काम हो रहा है। पिस्टन लगातार नीचे आ रहा है, तो गैस को ही हम सिस्टम कहेंगे। अब जरा देखो, गैस ने ना तो बाहर से एनर्जी ली, क्यों? बाहर से एनर्जी ले भी नहीं रहा है, 0। ना बाहर एनर्जी दे रहा है, 0। ना तो वो एनर्जी दे रहा है, और ना वो एनर्जी ले रहा है। जब सिस्टम बाहर से ना तो हीट लेता है ना हीट देता है, तो उसको हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। मतलब हीट का ट्रांसफर जिसमें ना हो रहा हो, मतलब वो सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग हो रहा है ना, बाहर का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग। ना तो वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ना सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है ना।
तो जब सराउंडिंग को ना हीट दे रहा है ना सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो ऐसे प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ए प्रोसेस अकर्स विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ए प्रोसेस occurs without gain and loss of heat with surrounding is known as adiabatic process। ठीक है, यदि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो तो ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है, तो ऐसे प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक प्रोसेस है। और यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो dq या q दोनों ही जीरो हैं, क्योंकि मैं बार बार इस बात को फोकस करा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कहीं फिजिक्स मत घुसेड़ देना, नहीं तो टेंशन हो जाएगी तुम्हें। केमिस्ट्री वाली बातें सिर्फ केमिस्ट्री में रहनी चाहिए, है ना। ये हमारे और तुम्हारे आपस का मामला है कि नहीं। इसमें फिजिक्स वाले सर क्या करेंगे, मतलब dq और q सेम बात है केमिस्ट्री में। चाहे मैं dq लिखूं चाहे q लिखूं, वो दोनों एक ही चीज है और उनकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। कब, यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब बात आई, यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसका dq या q जीरो होता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसमें क्या दिक्कत की बात है, आप कह रहे हो हम लोग मान लेते हैं। अब गौर से इन बातों को समझिए जो लिखने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यदि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को चिपकाएं, क्योंकि वो तो कहीं भी चिपक जाता है। ये देखो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, du इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू, du इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू भी लिख दो तो कोई गलत बात नहीं है केमिस्ट्री में। तो जरा बताना, ये वैल्यू तो जीरो हो गई क्योंकि प्रोसेस कौन है, एडियाबैटिक है। तो ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी मेरे दोस्त, तो ये ऐसे लिख के आ जाएगा, लिख के आ जाएगा कि नहीं। ये खतरनाक बात है, इस खतरनाक बात को जरा अच्छे से समझो, है ना। ये खतरनाक बात है। ये क्या कह रहा है, ये एक स्टेट फंक्शन है। बचपन से तुम पढ़ाते चले आए हो, कल तुम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सर स्टेट फंक्शन है, ध्यान रखना। तो आज मुझे ध्यान है कि ये स्टेट फंक्शन है। W की वैल्यू यदि du के बराबर आ गई तो यहां पर W क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। अब जरा दिमाग की बत्ती अच्छे से जलाना, अब दिमाग की बत्ती अच्छे से जलाना। यहां पे एक नोट डाल के लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस इज स्टेट फंक्शन। अब दो चार बच्चों को गुस्सा आ सकता है कि सर अभी तक आप चिल्लाते आए हो कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। आज आपने क्या किया, चेंज कर दिया प्लान। तो प्लान नहीं चेंज किया मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक कंडीशन में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि वर्क वेरिएबल है ना, वेरिएबल का तो कुछ भी हो सकता है ना यार। तो जरा ध्यान दो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। तो पहला पॉइंट, यदि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर पूछ ले तो वो तो अपने आप जीरो मार दो क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है। दूसरा पॉइंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि वर्क पूछ ले तो तुम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल दो, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वही वर्क होगा। ये देखो, ठीक है। तो दो पॉइंट दिमाग में बैठा लो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। पहला कि एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि वो हीट पूछ देता है तो जीरो मार दो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की डिफिनीशन वही है कि जब Q इक्वल टू जीरो है और प्रोसेस हो रहा है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब दूसरी बात आई, वर्क कितना होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा और वो स्टेट फंक्शन होगा। एक पॉइंट हमें ये याद रखना है, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे दोस्त, आप सभी बच्चों ने कहा है कि सर हमको वर्क निकाल के दो, तो मैंने कहा देंगे यार। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालते हैं, कितना आता है। तो पहला पॉइंट, यदि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क की बात चल रही है तो उसकी वैल्यू du के बराबर आने वाली है। उसकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, du के। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को भी करने के दो तरीके, किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं। एक इरिवर्सिबल तरीका है और एक रिवर्सिबल तरीका है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस
और रिवर्सेबल प्रोसेस। दूसरा हमारा क्या तरीका है, रिवर्सेबल तरीका है कि रिवर्सेबल प्रोसेस हो। यही तो हमारे पास दो मेथड है काम करने के। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा यार दोस्तों, नहीं तो यहां पे लोचा हो जाएगा। गौर से समझो, आप सभी को मैंने पीछे पढ़ाया है कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल का मतलब क्या है। इस पिस्टन को लोकेशन नंबर 1 से लोकेशन नंबर 2 तक लाना है। अब इस पिस्टन को यहां तक लाने के लिए मैंने 1 2 4 स्टेप लिए तो ये इरिवर्सिबल हो गया, और इनफिनाइट स्टेप लिए तो ये रिवर्सेबल हो गया। इसकी कंडीशन भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप दोनों मेथड से इनिशियल और फाइनल तो कांस्टेंट है ना। यदि हम इरिवर्सिबल मेथड से इस प्रोसेस को करें तो कहां से चलोगे, 1 से, कहां पे आओगे, 2 पे। अब रिवर्सेबल मेथड से इस काम को करें तब भी कहां से चलेंगे, 1 से, आएंगे कहां पे, 2 पे। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। और मेरे दोस्तों इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यही तो हम लोग ने कल चिल्ला के बताया था, है ना। और मैंने क्या बताया था, तुम्ही ने समझाया था कि सर यार ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं भूलूंगा। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम ही है ना, काम करने का तरीका अलग अलग है ना। ए से बी तक मतलब पॉइंट 1 से लेके लोकेशन 2 तक हम रिवर्सेबल मेथड से जा रहे हैं, मतलब इनफिनाइट स्टेप में काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 100 साल का आदमी धीरे 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 करता हुआ 1000 स्टेप में यहां पहुंच रहा है। और फिर तुम्हारे जैसा एनर्जेटिक बच्चा वो क्या करता है, एक ही बार में पिस्टन को यहां ले आता है। मगर हम दोनों लोगों ने स्टार्टिंग एक जगह से की, एंडिंग एक जगह की। टाइम अलग है, स्टेप अलग है, तो टाइम और स्टेप से लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो स्टार्टिंग और एंडिंग देखता है और वो दोनों की सेम है। इसका मतलब डी की वैल्यू यहां पे सेम होगी, और जब दोनों स्टेप में डी सेम होगा तो डी भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, गौर से इस बात को चपकाओ, डी इरिवर्सेबल बराबर है डी रिवर्सेबल के। तो सिंपल सी बात आ गई, डी डब्ल्यू इरिवर्सेबल बराबर होगा डी डब्ल्यू रिवर्सेबल के। किसमें किसमें किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सेबल वर्क और इरिवर्सेबल वर्क दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा। जैसे आइसोथर्मल में अलग अलग आया था, यहां अलग अलग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू निकल के आई है डी के बराबर। अब यहां पर और इसका मतलब तुम और एक बात समझ गए कि एक स्टेप में काम करो, 2 स्टेप में काम करो, 3 स्टेप में काम करो, या बच्चों इनफिनाइट स्टेप में काम करो, उसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, वर्क की वैल्यू क्या है, डी के बराबर है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, मगर कुछ तो आंसर आएगा ना, उस आंसर को तो बताओ। तो अब हम लोग बात डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया गया था क्या, हीट कैपेसिटी। तो डी की वैल्यू पढ़ाई गई थी, डी इक्वल टू पढ़ाया गया था एनसीवी dt। ध्यान है, डी इक्वल टू पढ़ाया गया था एनसीवी dt। तो वर्क की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, एनसीवी dt आ गई, क्योंकि जो डी की वैल्यू वही दोस्त वर्क की वैल्यू। तो हम डी निकालेंगे एडियाबैटिक में, और उसकी वैल्यू क्या आई, एनसीवी dt आई। सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने कहा यार बच्चे कह रहे हैं तो जरूर करेंगे हम, उन्हीं की बातें तो हम लोग मानते हैं, और किसी की बातें थोड़ी मानते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई वाई-फाई की बातें मानते हैं, है कि नहीं, सिर्फ बच्चों की बातें मानते हैं। वो तो डर की वजह से मानते हैं वाइफ की बातें, है ना, प्यार की वजह से तो तुम्हारी लोगों की बातें मानते हैं। चलो डॉल लगाते हैं, मजाक छोड़ते हैं। तो यार डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डी यू इक्वल टू एन सीवी डी टी। डी टी को मैंने क्या लिख लिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है ना दोस्त। अब कहानी को और बढ़ाते हैं। किसी ने कहा सर मान लो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दी तो मैंने कहा नहीं दी तो हम निकाल देंगे। तो बच्चे ने कहा सर कैसे निकालोगे। तो अब थोड़ा सा आपको एक और नॉलेज की बात बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, सीवी माइनस सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी हो, गौर सुनिएगा, सीवी की वैल्यू निकालनी हो तो इस इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दिया करो, इस इक्वेशन को। सीपी की वैल्यू कहीं निकालने को मिल जाए तो इस इक्वेशन को सीपी से डिवाइड कर दो। तो सीवी की वैल्यू निकालनी है तो सीवी से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसको सीवी से डिवाइड कर दिया ऐसे, ये देखो।
जब ऐसा कर दिया तो देखो अब थोड़ा सा आपको ऐसा नॉलेज चाहिए जो मैंने नहीं पढ़ाया है। अब मैं ऐसी बात लिखने जा रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ाई है, मगर मैं जानता हूं सारे बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। इतना भी बेस नहीं पता होगा तो फिर दोस्तों यार दिक्कत आ जाएगी। 2-3 क्लास में चैप्टर, इतने बड़ा चैप्टर है और इतना टफ भी है। तो देखो सीपी अपॉन सीवी की क्या बोलते हैं? सीपी अपॉन सीवी को बोलते हैं पॉइसन रेशियो, है ना। पॉइसन रेशियो आप सभी लोग जानते हैं, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री से ज्यादा ये फिजिक्स में लगेगा। केमिस्ट्री में तो सिर्फ एक जगह लगेगा और फिजिक्स में बहुत जगह लगेगा। तो पॉइसन रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी। तो इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया? पॉइसन रेशियो डाल दिया और ये दोनों कट गए 1 और क्या आ गया? आर अपॉन सीवी। तो सीवी की वैल्यू निकाल ली आर अपॉन पॉइसन रेशियो -1। अब ये जाके यहां पे चिपका दी। तो जब आप इस वैल्यू को चिपका दोगे मेरे दोस्त तो फार्मूला आ जाएगा एन आर अपॉन पॉइसन रेशियो -1 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक वर्क का फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ क्या? इन टर्म ऑफ पॉइसन रेशियो। मान लो किसी को सीवी की वैल्यू नहीं दी है तो ये इस तरह से कर सकता है, डायरेक्ट यूज कर सकता है। मगर बच्चे ने कहा सर आपने जाके फिर फंसा दिया। मैंने कहा क्यों बच्चे, क्यों फंसा दिया आपको? उसने कहा सर सीवी नहीं पता है तो गामा मतलब पॉइसन रेशियो की वैल्यू भी तो नहीं पता है, उसको कैसे निकालेंगे हम? है कि नहीं? एक जगह से निकले, यही हुआ ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो हम लोग तो अटके झटके ले रहे हैं, तो यार सर गामा कैसे निकालेंगे, सीवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो और टैलेंटेड भी खूब हो, तो चलो बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखो, हमें जितनी वैल्यू इसकी यूज करनी है, वैसे तो इसको हम लोग को पढ़ाने में टाइम लगता है, मगर हमें जितनी वैल्यू यूज करनी है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये काउंट किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में केमिस्ट्री में बहुत कम यूज है, फिजिक्स में खूब यूज है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो वहां तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हमें जितना यूज है मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूं। जरा देखो, यदि कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो यार इसकी वैल्यू आप डाल दोगे 1.67। यदि कोई डाई एटॉमिक गैस है तो यार इसकी वैल्यू डाल दोगे 1.4। और यदि कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, वैसे डाई एटॉमिक तक ही आता है अपने में, ट्राई एटॉमिक गैस है तो ट्राई एटॉमिक गैस के दो पार्ट। ट्राई एटॉमिक गैस यदि लीनियर है, लीनियर का मतलब समझ गए होगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो वैल्यू डाल दोगे 1.28। और नॉन लीनियर है तो मेरे दोस्त इसकी वैल्यू डाल दोगे 1.33। हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पूछे जाते, इसलिए टेंशन ना लो। तो देखो, यदि इसकी वैल्यू की कहीं जरूरत पड़े तो तुम गैस का नाम तो देगा ना कि हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसकी वैल्यू ये डाल देना पॉइसन रेशियो की। यदि मेरे दोस्त वो कहता है नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो उसकी वैल्यू ये डाल देना। यदि वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक गैस है और कैसी है? लीनियर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है ना, तो ये डाल देना। उसी जगह पे वो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो भी ट्राई एटॉमिक है मगर नॉन लीनियर है, तो ये डाल देना। इसके अलावा आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, और वैसे वो मोनो और डाई देते हैं। तो जरा गौर से समझो यार, हमारे पास फार्मूला क्या है, मैंने क्या पढ़ाया? एडियाबैटिक यदि प्रोसेस है, गौर से ध्यान दीजिए, यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या है भैया? एडियाबैटिक प्रोसेस बस ऐसा है, ना तो हम उधार लेंगे ना उधार देंगे, मतलब ना तो हम हीट लेंगे ना हम हीट देंगे। तो ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 मार दी हम लोगों ने, और जब क्यू की वैल्यू 0 होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम उस वर्क को स्टेट फंक्शन बना देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर आएगी। तो पहला पॉइंट दिमाग में हम लोगों ने घुसेड़ा कि भैया एडियाबैटिक यदि प्रोसेस है तो वर्क एक स्टेट फंक्शन है, वर्क एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने उसका काम निकाला, du इक्वल टू ncv/dt किया और इससे ये वैल्यू निकाल दी और एक आंसर ये निकाल दिया, और इसको मैंने मॉडिफाई करके ये ले आया। अब इस मॉडिफिकेशन में हमें पॉइसन रेशियो की वैल्यू की जरूरत पड़ी, वो मैंने ऐसे निकाल दी। फिर भी बच्चों ने कहा कि सर एक जगह पे दिक्कत है। मैंने कहा कैसे दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बच्चों ने कहा मान लो सर फाइनल टेम्परेचर ना दिया हुआ तो क्वेश्चन कैसे चलेगा, हम फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, या टेम्परेचर नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, है कि नहीं भाई? मान लो ये क्वेश्चन चल रहा है, उसमें टेम्परेचर ना देके प्रेशर की वैल्यू गिवन है,
तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमने कहा यार बात तो तुमने सही बोली है, इस जगह पे तो हम लोग जाके फंस जाएंगे। तो जरा देखो इस जगह पे बच्चे मेरे बेचारे ना फंसे, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ काम किए। वो काम क्या है जरा देखो, उसको बताते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ते हैं, उसको जरा समझो। देखो यदि टेम्परेचर कहीं कैलकुलेट करना पड़ जाए, टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए, किसमें कैलकुलेट करना है? एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो फिर हम क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मतलब कुछ तो करेंगे ही। हम ये फार्मूले लगाएंगे, पीवी की पावर, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब के। यदि हमें कहीं पी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए तो, ठीक है, पॉइसन रेशियो। यदि पी और वी के बीच में नहीं चाहिए तो टी वी की पावर 1 माइनस पॉइसन रेशियो इक्वल टू के। टी की पावर पॉइसन रेशियो, पी की पावर 1 माइनस पॉइसन रेशियो इक्वल टू के। ये तीन फार्मूले, इनमें से किसी फार्मूले की जरूरत रेयर हो सकती है, और यदि होगी भी तो इसकी। वो क्या कर सकता है? हमें टेम्परेचर में फंसा सकता है। टेम्परेचर में कैसे मेरे दोस्त फंसा सकता है? आपको देखो जरा कि वो बात हमें कैसे फंसा सकता है। वो क्या कर सकता है? हमें टेम्परेचर नहीं देगा। अब जब टेम्परेचर नहीं देगा तो दोस्त निकालना पड़ेगा। अब टेम्परेचर निकालने के दो रास्ते हैं, ये देखो। टेम्परेचर निकालने के कौन से? अरे टेम्परेचर निकालने के दो रास्ते हैं। एक, या तो ये वाला फार्मूला लगा के टेम्परेचर निकालें, क्यों? क्योंकि वहां पे वो वॉल्यूम दे देगा। या फिर प्रेशर वाला फार्मूला लगा के टेम्परेचर निकालें, क्योंकि वो प्रेशर दे देगा। तो यदि वॉल्यूम दे देता है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, इसको इस तरह से अप्लाई कर दोगे, T1 V1 1 माइनस पॉइसन रेशियो -1, ठीक है ना दोस्त। और फिर T2 V2 पॉइसन रेशियो -1। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर पॉइसन रेशियो -1, इस तरह से। तो वो क्या करेगा? यदि वो हमें कहीं से वॉल्यूम देता है और टेम्परेचर हमें खुद निकालना पड़ा तो हम इस तरह से फार्मूला लगा के वहां निकाल लेंगे और वहां डाल देंगे जाके, और इसी तरह से इसको कर लेंगे। तो दो जगह पे वो हमें फंसा सकता था। कहां पर? यदि मेरे से वर्क निकालने को पूछा गया एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों निकालोगे कितना? dW इक्वल टू du इक्वल टू NCV/dt। बच्चों ने कहा n तो नंबर ऑफ मोल है, वो तो सर हम निकाल ही लेंगे। CV की वैल्यू फंसी तो CV के लिए मैंने बताया कि यार ऐसा करना, ये डाल देना R अपॉन पॉइसन रेशियो -1। तो बच्चों ने कहा पॉइसन रेशियो की वैल्यू फंसी तो मैंने ये डिटेल दे दिया। बच्चों ने कहा सर ठीक है, ये तो आप निपटा ले गए। मान लो टेम्परेचर फंस गया, टेम्परेचर ना दिया हुआ तो मैंने कहा फिर ऐसे निकाल लेना। अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 मेरे दोस्तों क्या है? इंथैल्पी की बात। मान लो वो इंथैल्पी पूछता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में आप चार चीजें ही पूछ सकते हो यदि केमिस्ट्री चल रही है तो, और कुछ नहीं पूछ सकते हो। क्यों? हमारे मेन वेरिएबल थर्मोडायनेमिक्स के चार हैं। कौन कौन से? वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी बता दी, वर्क के बराबर होगी, हीट 0 ही होगी, तो तुम इंथैल्पी पे अटैक करोगे, कहोगे इंथैल्पी बता दो एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की यदि इंथैल्पी की बात करता है तो देखो क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू होता है NCP/dt। ध्यान है, डेल्टा H इक्वल टू NCP/dt। तो मैंने कहा ठीक है, अब NCP/dt को बच्चा कैसे लिख सकता है? तो जरा देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये देखो, बच्चे ने कहा मान लो CP ना दिया हो, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो ना दिया जाए उसी से डिवाइड कर दिया करो, PV इक्वल टू A, CP माइनस CV इक्वल टू R वाली इक्वेशन को। हमें CP की वैल्यू निकालनी है, CP से डिवाइड कर दो ऐसे। तो ये इक्वेशन देखो किसमें कन्वर्ट हो गई, ये तो 1 हो गया। अब गौर से ध्यान दोगे तो ये 1 अपॉन क्या होगा? पॉइसन रेशियो। CP अपॉन CV होता है ना, तो इसको इसके नीचे ले आओ। अब ये क्या वैल्यू आ गई? R अपॉन CP। अब सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं तो इस बात को हजम कर ले गए होंगे कि ये क्या आएगा,
पॉइसन रेशियो को आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो पॉइसन रेशियो -1 अपॉन पॉइसन रेशियो बराबर R अपॉन सीपी। सीपी को इधर ले आए, इसको उधर ले गए तो डायरेक्ट वैल्यू में चिपका दूं, सीपी की वैल्यू आ जाएगी पॉइसन रेशियो R1 पॉइसन रेशियो -1। इसको जाके मैंने यहां डाल दिया तो हमारा फार्मूला आ गया N पॉइसन रेशियो R पॉइसन रेशियो 1 T फाइनल माइनस T इनिशियल। यदि दोस्त वो एंट्रोपी पूछेगा, इंथैल्पी पूछेगा सॉरी, तो इनमें से कोई फार्मूला लगा देंगे। अब कौन सा फार्मूला हमें लगाना है ये क्या बताएगा क्वेश्चन। यदि वो डायरेक्ट सीपी की वैल्यू दे देता है तो यही चिपका देंगे, नहीं देता है तो ये चिपका देंगे, ठीक है। और टेम्परेचर नहीं देगा तो इस फार्मूले से टेम्परेचर निकाल कर वहां डाल देंगे तो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। देखो ये दोनों प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इतनी देर मैंने लगाई है पढ़ाने में, मतलब सब कुछ पढ़ा दिया है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री की बात चलेगी तो प्रोसेस या तो आइसोथर्मल का क्वेश्चन होगा या एडियाबैटिक का क्वेश्चन होगा। फिजिक्स की बात चलेगी तो वो चारों प्रोसेस एक साथ देता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स में क्या होगा, चारों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछेगा और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ोगे। केमिस्ट्री में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या आइसोबैरिक, आइसोकोरिक के क्वेश्चन नहीं देता है, वो सिर्फ एक ही जगह के क्वेश्चन देता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ऊपर से उसमें वर्क पूछना भी प्रिफर नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ सिस्टम को पूछना प्रिफर करता है, और वर्क पूछे तो मैंने बता दिया है कैसे चिपकाना है। तो हमारा फोकस इस पर रहता है। चलो बच्चों ये दोनों बातें बताई, अब कहानी में अभी और भी बात है। वो क्या बात है, तो इस बात को भी हम लोग कर लेते हैं कि भाई और क्या बात है, ठीक है। तो जरा देखिए यार, यहां तक हमने बात आपको पढ़ा दिया कि ये किस तरह से काम करता है, ध्यान है कि नहीं। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ और वर्क की बात करने लगा तो भी बता देंगे यार, टैलेंटेड है हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है। तो देखो यार, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कैसे निकालें, तो जरा बताओ। यदि कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है तो पहले तो इसकी डिफिनीशन चिपकाए ना, तो जरा देखो इसकी डिफिनीशन क्या होती है। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो वो आइसोकोरिक है। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसका मतलब अ प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वैल्यू। मेरे दोस्त यदि v इक्वल टू कांस्टेंट है तो कोई प्यारा बच्चा बता सकता है कि dv इक्वल टू कितना होगा, 0। और यदि dv इक्वल टू 0 है तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद रखना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है -pdv। अब बताओ जब यार आप dv की वैल्यू 0 मार दोगे तो वर्क इक्वल टू कितने आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज 0 है, dv इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही आप कहते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 होता है, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहने लगता है, तो du इक्वल टू dq प्लस dw। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि यदि इसकी वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ये देखो। और जब ये वैल्यू ऐसे आएगी तो तुरंत हीट खुश हो जाता है। हीट खुश क्यों हो जाता है, गौर से देखिए हीट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। हीट की वैल्यू निकल के आ रही है इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट स्टेट फंक्शन हो जाती है ना। तो हीट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मेरे दोस्तों उसकी हीट जो होगी वो क्या होगी, एक स्टेट फंक्शन होगी। मतलब उसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है ना। डू नॉट, मतलब ये तो समझ ही गए होगे अब क्या लिखना है इस बात को। तो जरा गौर से समझो, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू dq के बराबर है, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। तो यार दोस्तों एक बात तो निकल के आई कि यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसका वर्क तो अपना 0 आएगा, मतलब वर्क करना ही नहीं है। तो जो हीट मिलेगी डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। यदि बाहर से हीट मिली तो इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई
तो टेम्परेचर बढ़ गया। और यदि सिस्टम ने हीट निकाल दी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर गिर गया, है ना, मतलब कम हो गया। इस बात को समझ पा रहे हो, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात, ठीक है, कि यदि हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और यदि हीट निकलेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वही तो टेम्परेचर में चेंज होगा। आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। चलो दौड़ लगाते हैं, एक और प्रोसेस हमारे पास आ गया, उस प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या कहानी है। देखो इसके बारे में सब बच्चे जानते हैं कि यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ए प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि P इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मैंने कहा बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, तो dP इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब dP इक्वल टू 0 है तो क्या दिक्कत है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, du इक्वल टू dq प्लस dw, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करें तो यार du की वैल्यू ये हो गई और dP की वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों में से, दोनों में से कुछ जीरो नहीं है। आइसोथर्मल में du 0 हो जाता था, ठीक है कि नहीं, एडियाबैटिक में dq 0 हो जाता था, ठीक है, आइसोकोरिक में वर्क 0 हो जाता था। आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई जीरो नहीं है, पूरी की पूरी इक्वेशन अप्लाई हो रही है, कुछ भी जीरो नहीं है, चेक करो, है कि नहीं। और वैल्यू कितनी है, इतनी, क्या, du इक्वल टू dq प्लस w, इतनी बात आ गई। तो आइसोबैरिक का वर्क क्या है ये बता दिया है, उसका वर्क क्या है ये बता दिया है, ठीक है। कैसे निकालोगे ये आपको पहले से ही पता है। अब बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा लो, मैंने कहा बढ़ा लेंगे। बच्चों ने कहा सर 4 प्रोसेस आपने बताए और चारों में वर्क बताया, तो बताओ सबसे ज्यादा वर्क किस में होता है। किसी बच्चे ने हमसे ये पूछ लिया कि सर यार जरा ये बताओ आप, मैंने कहा यार बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो बच्चे ने एक क्वेश्चन बनाया, उसको मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर देता हूं। बच्चे ने कहा सर एक कंटेनर है, मैंने कहा तुम कह रहे हो तो एक ही होगा। अब ये हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल, और ये सपोज करो फाइनल है, यहां तक, यहां पे हमारा फाइनल है, यहां पे हमें फाइनली पहुंचना है। ये देखो अब कहना क्या है कि यदि इस काम को हम जरा देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस से करते हैं तो भी वर्क मिलेगा, मैंने कहा यस। यदि इसी काम को इनिशियल से फाइनल आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू आते हैं तो भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, मगर अब वर्क तो हुआ ना। हमने कहा हाँ भाई जीरो वर्क होगा। बच्चे ने कहा इसी को हम आइसोथर्मल प्रोसेस से करें तो भी वर्क होगा, मैंने कहा यस बिल्कुल होगा। फिर उसने कहा इसी काम को यदि एडियाबैटिक प्रोसेस से करें तो भी वर्क होगा, मैंने कहा यस यार बिल्कुल होगा। आप कहोगे तो गलत क्यों कहोगे, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा वर्क कौन है। तो मैंने कहा देखो यार अब आपको ग्राफ बताता हूं, अभी तक मैंने ग्राफ को टच नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो अपने काम की चीज कम है, फिजिक्स वाले सर की काम की चीज ज्यादा है, तो वो फिजिक्स वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे। अब जितनी जरूरत अपने काम की है उतना तो मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो यार अब आप सबको पता है कि जो हमारा पीवी वर्क होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, पीवी वर्क। तो जरा देखो यदि हम आइसोबैरिक वर्क ए से बी तक जाते हैं, इसको मैंने ए नाम दिया है इनिशियल, इसको मैंने बी नाम दिया है फाइनल। तो सपोज करो ए सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आया, पीआई वीआई, इसका कोऑर्डिनेट आया वो ये है पॉइंट ए। यदि आइसोबैरिक का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि आप कहते हो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा ना आइसोबैरिक का। थोड़ी सी इसको कम ये कर देता, ये देखो तो मेरे दोस्तों ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ। तो वर्क कितना आएगा, वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है तो इस पूरे को हम वर्क बोलेंगे। अब दूसरी बात आ जाओ, इसको तो मैंने बना दिया आइसोकोरिक का ग्राफ, तो आइसोकोरिक में तो वर्क जीरो होता है, तो जरा बताओ एरिया अंडर द कर्व जीरो लाना है तो वो कैसा ग्राफ बनाएगा, वो तो फिर ऐसा ग्राफ बनाएगा। ये किसका हुआ, आइसोकोरिक का हुआ।
क्यों? इस जगह पे क्या है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा, एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, मगर प्रेशर तो चेंज होगा ना, या तो प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर कम होगा। मैंने एक्सपेंशन करा दिया है, ध्यान रखना ये एक्सपेंशन का ले रहा हूं, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एक्सपेंशन में पढ़ा रहा हूं, जो ग्राफ है एक्सपेंशन का है। तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, मगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो वर्क इक्वल टू 0 हो गया, और एरिया अंडर द कर्व कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना। एरिया का मतलब होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो जब एक स्ट्रेट लाइन खींची है वो तो एक्स एक्सेस पे ही है ना, सिर्फ 1 डायमेंशनल हो गया ना, तो कहां से वैल्यू आनी है 2 डायमेंशनल चीज की। अब बात आती है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का वर्क ये आएगा। किसी ने कहा कैसे, तो देखो यार टाइम कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग चाहोगे तो निकाल सकते हो, बहुत टैलेंटेड हो। एरिया जब आइसोथर्मल होता है तो इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू के, एडियाबैटिक होता है तो इक्वेशन होती है पीवी की पावर पॉइसन रेशियो इक्वल टू के। अब बस स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होगा, डीपी अपॉन डीवी, स्लोप निकाल लो। जिसका स्लोप ज्यादा आएगा उसका एरिया कम आएगा, है कि नहीं दोस्त, क्योंकि स्लोप कर्व के नीचे का एरिया वर्क होता है, कर्व के नीचे का एरिया वर्क होता है, तो स्लोप किसका ज्यादा आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा आएगा, इसीलिए उसका वर्क कम आया है। तो वर्क का ऑर्डर ये है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्क किसका आया है, आइसोबैरिक। फिर किसका आया है, फिर आया है सॉरी आइसोबैरिक, हाँ, फिर किसका आया है, आइसोथर्मल। फिर मेरे दोस्त किसका आया है, फिर आया है एडियाबैटिक। फिर किसका, सबसे लास्ट में आइसोकोरिक। अब वो तो 0 है ना यार, सबसे लास्ट में ही जाएगा, ठीक है। मगर फिर भी 4 टाइप के वर्क की कंप्लीट डिटेल का क्वेश्चन फिजिक्स में ही आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता है। मगर मैंने फिर भी सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, जैसे आपको पता रहे। मगर इस पर क्वेश्चन मैक्सिमम फिजिक्स में ही पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स में ही बताए जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप के ग्राफिकल वाले। तो जरा देखो यार, इतनी बात हम लोगों ने चिपका ली, मगर यहां पर एक अभी बात बतानी बाकी है, उस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं, जैसे गलत ना हो जाए किसी बच्चे का। आइसोथर्मल प्रोसेस ये देखो पढ़ाया गया है, ये देखो मेरे दोस्त, यहां पर मैंने आपको एक बात बताई, जरा देखो कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा, तीसरे से चौथा वर्क ज्यादा होगा, है ना। ये जितना भी बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मैंने जितना भी पढ़ाया है सब एक्सपेंशन को कंसीडर करके पढ़ाया है, कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन को कंसीडर करके ये बात लिखी गई है। इसी जगह पे मैं नोट डाल के ये बात लिख देता हूं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो और गलत ना करो। तो नोट डाल के एक बात लिख रहा हूं, जरा इस बात को समझना। यदि कंप्रेशन हो तो तब क्या होगा, तब जरा देखो, तब जो होगा इररिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। मैग्नीट्यूड की बात देखो, मैंने इसीलिए मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए मॉड लगा दिया है। जैसे ये देखो कंप्रेशन का केस हुआ तो ये देखो, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक्सपेंशन के हिसाब से बता रहा हूं। अचानक कहीं क्वेश्चन कंप्रेशन का आ गया तो बच्चा मेरा बेचारा झूल जाएगा, तो आप झूलो नहीं, इस वजह से ये बात भी यहां पर नोट डाल के लिखा दिए। तो अब जरा देखो यार, सारे टाइप के वर्क करा दिए हम लोगों ने, और उनके ऑर्डर भी बता दिए, कौन सा वर्क ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, ये सारी बातें बता दी, ग्राफ भी डिस्कस कर दिए। हाँ बच्चों, अब जरा देखो यार बच्चों, जब आपने इतना सारा कर लिया है तो इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब उन पर कुछ क्वेश्चन भी करने चाहिए। क्वेश्चन करने से हमें एक और कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार चीजें कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। तो चलो, आप लोगों ने सारा वर्क का फार्मूला पढ़ लिया है, सारी सिचुएशन पढ़ ली है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो देखो यार बच्चों, यार हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। देखो यार, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल आइसोलेटेड कंटेनर। ये आइसोलेटेड कंटेनर क्या बता रहा है, यदि कहीं पर कंटेनर आइसोलेटेड है तो इसका मतलब एनर्जी ना तो आएगी दोस्त, ना एनर्जी जाएगी। इसका मतलब Q की वैल्यू 0 बता रहा है कि नहीं। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपको यार एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ें। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में ही क्लू होते हैं।
इसमें फार्मूले से नहीं कि सिर्फ फार्मूला रटे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, उनकी लैंग्वेज को भी पकड़ना है। जैसे ये देखो, आइसोलेटेड कंटेनर का मतलब क्या हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल वैल्यूम कितना है, ये आपको VI दिया है, फाइनल वैल्यूम कहां तक जा रहा है 4.5 ये दिया है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, इंटरनल एनर्जी के चेंज का हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, du इक्वल टू dq प्लस dw। dq की वैल्यू कितनी है 0, dw की वैल्यू कितनी है P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। वैल्यू डाल दो प्यारे बच्चों, माइनस P एक्सटर्नल कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल की वैल्यू डाल दो, V फाइनल दोस्तों कितना है 4.5, इनिशियल कितना है 2.5 लीटर। तो आपने इसको सॉल्व किया तो प्यारे दोस्तों कितना आ गया 5 एटमॉस्फेयर लीटर। मगर यार किसी बच्चे ने ये कहा कि यार वर्क एटमॉस्फेयर लीटर में आ रहा है, तो उनको गुस्सा आने लगेगा, क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि यदि वर्क आया है तो जूल में आए, कैलोरी में आए, तो यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब देखो कुछ यूनिट कन्वर्जन भी लिख देता हूं, यदि कहीं पे 1 एटमॉस्फेयर लीटर आ रहा है तो वो किसके बराबर होगा 101.3 जूल के बराबर होगा। यदि कहीं पर लिखा है 1 पास्कल मीटर क्यूब तो वो किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है, ठीक है। यदि कहीं पर हमारे पास ऐसी यूनिट आ रही है 1 कैलोरी, तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि 1 कैलोरीज इक्वल टू होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। और ये भी सभी बच्चों को पता है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है 1, देखो मैं सभी कुछ लिख देता हूं जो जरूरत पड़ सकती है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल के बराबर हो सकता है। अब हमें क्या पता और क्या वैल्यू हम लोगों को जरूरत पड़ सकती है, बस यही यूनिट की जरूरत पड़ सकती है। तो यूनिट चेंज कर लो, हमारा किसमें आया है एटमॉस्फेयर लीटर, और बच्चों आंसर सारे किसमें है जूल में, तो जूल को कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए -5 इंटू 101.3, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 505। अब जरा देखो माइनस और प्लस साइन का बहुत ज्यादा वर्क में जरूरत पड़ता है, तो जरा देखिए आपके पास 505 एक प्लस में भी है, 505 एक माइनस में भी है, तो हम माइनस वाला आंसर टिक करें या प्लस वाला, ये हमें कौन बताएगा, हमारा फार्मूला माइनस PdV लगाया है, वैल्यू माइनस में आई है इसलिए आंसर माइनस वाला होगा, ठीक है। सारी सेटिंग है, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा देना है, आंसर निकाल लेना है। चलो बच्चों की डिमांड पर अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं कि क्या करना है। पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन कितना होगा मेरे दोस्त 0 ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो जरा देखो यार, अब एक एक करके बात को गौर सुनो, कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पढ़ा रखा है। यदि कहीं पर फ्री एक्सपेंशन है या फिर बच्चों ये बोला जा रहा है क्या वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम काउंट करना है, तो इन सब का मतलब होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर टेंस टू 0 है, और एक्सटर्नल प्रेशर मेरे दोस्त टेंस टू 0 हुआ तो जरा बताओ हमारे पास वर्क कितना आएगा, तो सभी प्यारे बच्चे बोल देंगे सर 0 आएगा, इसमें क्या खास बात है। तो वही तो मैं भी चाह रहा हूं, फ्री एक्सपेंशन का मतलब बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, तो धड़ाधड़ पिस्टन ऊपर की ओर भागता चला जा रहा है। अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर टेंस टू 0, जब एक्सटर्नल प्रेशर टेंस टू 0 होगा तो वर्क थोड़ी आएगा। तो उसने कहा फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क हो गया 0। फिर कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में सबको पता है Q की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है du इक्वल टू dq प्लस dw। Q की वैल्यू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन है इसलिए वर्क की वैल्यू 0 है। तो जब इन दोनों की वैल्यू 0 होगी तो du की वैल्यू 0 होगी, और यदि du की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या है टेम्परेचर की वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस है। आइडियल गैस में आप कहते हो कि टेम्परेचर du टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो जब du की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा,
है ना। तो जरा देखो, पहले तो जो आपको पता है 100% वो चिपकाओ, वर्क 0 क्यू 0, वर्क 0 है क्यू 0 है, ये आंसर हो सकता है। वर्क 0 है क्यू 0 है, ये आंसर हो सकता है। इसमें क्यू 0 नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता, इसमें वर्क 0 नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता। अब ये दो बचे, अब वर्क 0 है क्यू 0 है इसलिए दोनों हो सकते हैं, मगर कौन सा टिक करोगे, क्योंकि du इक्वल टू 0 है और du इक्वल टू 0 है तो dt इक्वल टू भी मेरे दोस्त 0 होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इससे अब तुम ये बात समझ पाए कि थ्योरी भी लगती है। जैसे इसका कोई फार्मूला थोड़ी पढ़ाया है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। क्या कोई फार्मूला बताया है? थ्योरी बताइए, स्टेटमेंट बताया, और देखो वो स्टेटमेंट लगा। तो ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में कि आपको करना क्या है मेरे दोस्तों। नोटबुक को आराम से रिवाइज करनी है और उसको रियलाइज भी करना है, ऐसे नहीं करना अच्छा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, हाँ हो गया। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऐसे रियलाइज कर करके रिवाइज करना है, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो चलो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है Q प्लस डब्ल्यू। Q प्लस डब्ल्यू मिलके क्या होते हैं? du होते हैं, और du का मतलब ये तो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ? du, और du क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी चेंज दोस्त क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। तो यार पहला वाला तो हमारा गलत है। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे में क्या है? Q क्या है? हीट। मैंने आपको बताया था कि हीट एक पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, इसका मतलब ये दोस्तों पाथ फंक्शन है। एक आंसर तो ये हो गया। फिर क्या है? वर्क। सभी बच्चों को पता है कि वर्क और हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, तो ये भी पाथ फंक्शन हो गया, है कि नहीं दोस्तों? तो ये भी यार हमारा आंसर हो गया, पाथ फंक्शन है क्योंकि, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पाथ फंक्शन है। अब बात आती है क्या? H माइनस टी एस। देखो यार ये बात अभी मैंने पढ़ाई नहीं है कि H माइनस टी एस क्या होता है। G होता है, H माइनस टी एस इक्वल टू G होता है। G क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारा कैसा है? स्टेट फंक्शन है कि नहीं दोस्त? मैंने वैसे स्टेट फंक्शन पढ़ाते समय ये बात जरूर बता दी थी कि किसी भी तरह की एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन कौन कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसा आंसर कौन है? डी आंसर। तो पूछ रहा है इनमें से स्टेट फंक्शन कौन नहीं है। यदि स्टेट फंक्शन नहीं है तो वो कैसा होगा? पाथ फंक्शन होगा, ठीक है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब। ये इनिशियल हो गया, ठीक है, और कहां तक एक्सपेंड हो रहा है? 6 डेसीमीटर क्यूब तक, ये फाइनल हो गया। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और हमें P एक्सटर्नल भी दिया है। अब पूछ रहा वर्क डन बता दो, तो यार हम 2 मिनट में बता देंगे। वर्क डन इक्वल टू मैंने आपको पढ़ाया है माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। वैल्यू चिपका दो। ये वैल्यू कितनी है? 3, फाइनल कितना है? 6, इनिशियल कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 2 कितना आ गया मेरे दोस्त? माइनस का 6 एटमॉस्फेयर लीटर। सभी बच्चों को पता है कि वैल्यू किसमें? जूल में। तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 101.3 का। अब ये क्या हो गया? जूल हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 की 1, 6 की 7, 06, इतने जूल आंसर आ गया। तो जरा देखो ये ऐसा आंसर कहां लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ने ये पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि इररिवर्सिबल प्रोसेस का फार्मूला लगाना है? कहीं लिखा है द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन अगेंस्ट ए वॉल्यूम ऑफ इतना अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। अब बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। यदि इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। ध्यान है सभी बच्चों को। और यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वेरिएबल होता है। उसने लिख दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब P इररिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो
तो ध्यान रखो, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स के। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो सीधा जाके गड्ढे में गिरोगे, मतलब तुम अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, सिली मिस्टेक ज्यादा करोगे, गलतियां ज्यादा करोगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कैसे किया? अब आपका मन होगा सर अगला क्वेश्चन करा दो, तो अगला क्वेश्चन भी करा देते हैं। वो एंट्रोपी का क्वेश्चन आ गया था। इन ए क्लोज इंसुलेटर कंटेनर, यार दोस्त एक क्लोज इंसुलेटर कंटेनर है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं अभी, है ना, स्ट्रिप बिट ए पैडल हिल। चलो अगला करते हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 मोल गैस को हम हीट कर रहे हैं कहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दोस्त कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब dV इक्वल टू 0, क्योंकि V इक्वल टू कांस्टेंट है। द टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 293 से लेके 108 तक। हीट सप्लाई टू द गैस इज, जो गैस को हीट दी गई है, हीट सप्लाई टू द गैस, इसका मतलब गैस को हीट मिल रही है, तो Q की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, 500 जूल। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो अब जरा देखो यार, गौर समझो, इन्होंने हमसे क्या कहा? dV इक्वल टू 0 है। अब दोस्त यदि dV इक्वल टू 0 है तो वर्क इक्वल टू होता है माइनस PdV। अब dV की वैल्यू जब 0 डाल दोगे तो दोस्त वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो पहली बात आई वर्क 0 है, तो वर्क 0 वाले आंसर कौन नहीं है? ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वर्क 0 नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी वर्क 0 नहीं है। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी वर्क 0 नहीं है। देखा कितना इजी क्वेश्चन हो गया अपने आप। dV कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि कोई काम हो रहा है मेरे दोस्त, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है तो dV इक्वल टू 0, dV इक्वल टू 0 तो वर्क इक्वल टू 0, और वर्क 0 है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्क 0 है, तो बस यही आंसर होगा। सपोज करो वर्क 0 वाले 2 आंसर होते तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाते। ठीक है, DE इक्वल टू DQ प्लस DW, इसकी वैल्यू 0 डाल देते तो DE इक्वल टू मेरे दोस्त क्या आ जाता? DQ, और DQ की वैल्यू क्या है? 500 जूल, तो DE भी कितना आ जाता? 500 जूल। ठीक है, तो देखो पूरा प्रूफ हो गया। अब आपका मन कर रहा होगा सर प्लीज एक क्वेश्चन और कराओ यार, सर मजा आ रहा है। तो बच्चों को यदि मजा आ रहा है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा देंगे, ऐसी क्या बात है यार। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। द डेल्टा E फॉर दिस प्रोसेस इज। आप लोगों को मैं 10 सेकंड देता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें इस बात की इंफॉर्मेशन देगा कि थर्मोडायनेमिक्स अलग तरीके से की जाती है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपको थ्योरी को आराम से रियलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर से बार बार ये बात मैं बोल रहा हूं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करके कि थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। जो स्टेटमेंट बोले गए हैं, पढ़ाए गए हैं, इसका मतलब वो नहीं कि बस आपने सुन लिए, सिर्फ फार्मूले पे फोकस है, नहीं, उन स्टेटमेंट, उन थ्योरी को भी रियलाइज करना है, वो भी एक फार्मूले ही हैं। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 10 सेकंड दिए आपको और 10 सेकंड आपके हो गए होंगे, जल्दी से बताएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब हुआ dt इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ t इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, T इक्वल टू कांस्टेंट। और दोस्त जरा बताना ये क्या लिखा है? आइडियल गैस लिखा है। अब जरा मेरी बात बताओ, आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते समय बोला था, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब आपको क्या लग रहा था? क्वेश्चन को करो, आप कहां फंसे थे? आप ये कर रहे थे इस तरह से। आपने कहा यार वर्क तो निकल आएगा, क्यू मिल जाए तो du आ जाए, और तुम क्यू की तलाश कर रहे होगे, जबकि ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है जैसे तुम गलत सलत करो। बात समझ पाए? तो 0 आया। तो देखो यहां कोई फार्मूला लगा नहीं, वो स्टेटमेंट लगा, और उस स्टेटमेंट को ध्यान दो, थ्योरी में मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा है
कि जैसे आप इन बातों को जरा फोकस करें अच्छे से। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज, अब जरा देखो पहली बात तो वो कह रहे हैं आइसोथर्मल है, जैसे ही उन्होंने आइसोथर्मल कहा तो dt इक्वल टू 0 और गैस भी कह दिया आइडियल, तो dt इक्वल टू 0 हो गया, du इक्वल टू 0 हो गया, dh इक्वल टू 0 हो गया। आइडियल गैस के लिए du और dh की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ये दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं। अब वो क्या पूछना चाहते हैं देख लेते हैं। इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, भैया इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे हो सकती है, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो तो कांस्टेंट रहनी है। इंथैल्पी डिक्रीज, ये भी बेचारी चेंज नहीं होगी, गलत हो गया। इंथैल्पी रिमेन अनइफेक्टेड, ये सही है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इंथैल्पी रिड्यूस टू 0, ये रिड्यूस टू 0 का मतलब 0 तक पहुंच जाएगी, ऐसा थोड़ी है, वो तो चेंज हो गया। इंथैल्पी चेंज नहीं होती क्योंकि DH इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है H और U इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं, क्योंकि चेंज इन इंथैल्पी और वो इंथैल्पी लिख रहा है। समझ गया ना कैसे किया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे बच्चों को माना कि सर आप इसको कर दो, तो मैं कर दूंगा, जरा पढ़ के सुनाइए सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करना है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40.66 किलोजूल पर मोल इनवर्स। The internal energy of vaporization of water at 100 degree centigrade is, assume water vapor to be behave like a ideal gas। वो क्या रहा है कि यार हमने क्या किया है, वाटर लिक्विड ले लिया है ऐसे, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर को आप एकदम गैस मान के चलो, ये भी उन्होंने कह दिया है, ऊपर से आइडियल गैस मान के चलो, ये कहना है उनका। तो हमने कहा आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जब ऐसा कन्वर्जन होता है तो उसका डेल्टा H दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, प्यारे बच्चों कितना दिया है, 40.66 किलोजूल पर मोल, ये भी बात ठीक है आपकी। अब वो पूछ रहे हैं इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज बता दो क्या होगी, du की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यार dH और du के बीच में रिलेशन एक ही है, dH इक्वल टू du प्लस, अब क्या, डेल्टा N GRT। क्यों, जब भी कोई ट्रांजिशन फेज वाला प्रोसेस होता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, फेज ट्रांजिशन, अच्छा नहीं आगे पढ़ाऊंगा, फेज ट्रांजिशन जब भी होगा तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, और वैसे भी टेम्परेचर 100 डिग्री है दोनों जगह पे। तो जब 100 डिग्री टेम्परेचर है तो मैंने अभी फार्मूला पीछे पढ़ाया था, DH इक्वल टू du प्लस डेल्टा NGRT। अब इसको लगाओ, ये वैल्यू कितनी है, 40.66, ये वैल्यू दोस्त निकालनी है। डेल्टा NG कैसे निकालोगे, डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट में, 1, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 0, क्योंकि वो लिक्विड है, तो N की वैल्यू कितनी आई, 1। R की वैल्यू कितनी डालेंगे, तो यार एनर्जी की बात चल रही है तो 8.314 जूल, क्योंकि यहां पर भी जूल है तो यहां पर भी जूल होगा। और T की वैल्यू कितनी डालेंगे, इसमें भैया ऐड कर दो, 273 में 100 ऐड कर दोगे 373। जरा यहां पर ध्यान रखना 10 की पावर 3 कर लेना, क्यों, क्योंकि ये किलो जूल है और R की वैल्यू तुमने जूल में डाली है। अब du की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर भागता हुआ आ जाएगा। बात समझ पाए कैसे किया यार दोस्त, उन्होंने डेल्टा H दे रखा था, रिएक्शन दे रखी थी, तो डेल्टा NG भी आ गया, R और T हमें पता ही थे, चिपका दिया। Assume each reaction is carried out in a open vessel। देखो रिएक्शन यदि ओपन वेसल में हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट। ओपन वेसल गैसेस स्टेट में भी बताया है, यहां पर भी है। फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा H इक्वल टू E, कौन सी रिएक्शन है जिसका डेल्टा H और डेल्टा E आपस में बराबर होंगे। तो यार देखो हमारे पास फार्मूला ये है, जब कहीं पर रिएक्शन होती है तो फार्मूला मैंने ये वाला पढ़ाया था कि यदि कहीं पर रिएक्शन हो तो फार्मूला लगाइएगा DH इक्वल टू du प्लस डेल्टा NG। अब प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों को बराबर कह रहे हैं, तो बराबर होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। R की वैल्यू 0 कर नहीं सकते और T की वैल्यू भी 0 नहीं होनी। कोई रिएक्शन हो रही है तो यार T का मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन पे तो सब कुछ जम जाता है। तो इसका मतलब DH इक्वल टू du होने के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0।
अब आप देख लो किसमें डेल्टा एन जी 0 होगा। अब दोस्त डेल्टा एन जी 0 किसमें होगा, डेल्टा एन जी इसका निकालते हैं। देखो हम डायरेक्ट निकालना है, जरा समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट 2, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट 2, 0 आया। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा करने की जरूरत तो नहीं है, चाहो तो कर लो। टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट 3, एक इसके 2 इसके। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ये सॉलिड है ये गैस है 2, तो यहां पे 1 आ गई। और जब 0 आएगी तब आंसर होगा। तो पहला वाला मिल गया है, बाकी सबको भी ऐसे ही करोगे। कर दूं कि कर लोगे? ठीक है, एक है तो कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने हुए 2, एक यहां एक यहां। रिएक्टेंट के गैस मॉलिक्यूल कितने हुए 1, यहां पर भी वैल्यू 1 आ रही है। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने हुए दोस्त 2। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 3, -1। सिर्फ 0 पहले में आ रहा है और जो 0 आएगा वही आंसर होगा। अब आपका मन कर रहा होगा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन C3H8G प्लस 5O2 गिव्स इतना, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब वो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यार हम लोगों को पता है जब कहीं रिएक्शन होती तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। अब आप ये कह रहे हो कि DH माइनस DU की वैल्यू बता दो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, DH माइनस DU की वैल्यू होती है डेल्टा NG के बराबर। अब आप बस N निकाल लो, R और T तो दिया ही है, डेल्टा NG चेक कर लो, तो इसका डेल्टा NG निकाल लिया जाए। तो डेल्टा NG क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, इसके तो लेंगे नहीं क्योंकि ये लिक्विड लिखा है 3, माइनस टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट 5 और 1 6। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो एक बार चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है, यस। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे -3, तो -3RT आ गया। कोई है -3 RT वाला, ये है, ठीक है। चलो दोस्तों आपके कहने से जरा और आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा E इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C2H5OH लिक्विड प्लस 3O2 gives 3O2 plus this liquid at a constant value, the delta H, ठीक है, then the correct relation is। अब आप तो कर ही लोगे यार, डेल्टा NG निकालना है, वैल्यू डाल देनी, और डेल्टा NG कहो तो एक ही बार में निकाल देते हैं। डेल्टा NG मेरे दोस्त कितना आ रहा है 3 - 3 0 आ रहा है, क्योंकि ये गैस है ये गैस है, ये लिक्विड है और वो भी लिक्विड है कि नहीं। तो इसके हिसाब से 0 आंसर बनना है। इसका मतलब डेल्टा E और डेल्टा H बराबर है, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। तो जरा चेक कर लो कहां पे गलती है, एक बार रिएक्शन बैलेंस चेक करो। हाँ ये रिएक्शन बैलेंस गलत है, समझ गए ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 कैसे आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है, टाइप करने में बेचारे से मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, आप लोग परेशान ना हो। ये देखो रिएक्शन है, इसमें से ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। अब रिएक्शन बैलेंस करो, ये 2 आ गया, हाइड्रोजन 6 है, ये 3 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 3 7, 6 इधर है 1 ये 7। अब रिएक्शन बैलेंस है। अब इसका डेल्टा NG निकालो, तो डेल्टा NG टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट 2, ये लिक्विड है इसलिए नहीं लिया। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ये गैस है इसलिए लिया है, ये लिक्विड है इसलिए नहीं लिया। तो डेल्टा NG की वैल्यू 1 आई। तो हमारा फार्मूला आया DH इक्वल टू DU 1 रख देते हैं RT, है ना। तो ये आंसर आ गया। अभी आंसर मैच नहीं कर रहा था क्योंकि वहां गलत दिखा था। चलिए अब वो कर लिया है तो ये भी कर लोगे, इसको छोड़ देता हूं यार दोस्त। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लोगे ना यार, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं दोस्त, 2 मिनट में तो निपटा लोगे आप लोग। कहो तो मैं लिख देता हूं, n की वैल्यू कितनी हुई यार 2 - 4 - 2, ये लो, तो बस खत्म हो गया बात। अच्छा तो क्या आएगा, डेल्टा H की वैल्यू पूछ रहा है, तो E - 2 RT आ गया, ठीक है, खुश हो गए हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ डेल्टा H इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा E। अच्छा भाई साहब ने इतनी थ्योरी लिखी है तो कुछ तो बोल ही रहे होंगे। इनका कहना है कि डेल्टा H जो है वो डेल्टा E से क्या है मेरे दोस्त, ऑलवेज बड़ा है, ऑलवेज। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंपेयरिंग ए गैस रिएक्शन। अच्छा अब इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। यदि ये सिचुएशन है तो इस कंडीशन को ऑलवेज मानते हुए
इनमें से कौन आंसर हो सकता है? डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। यदि ये सिचुएशन है तो ये कह रहा है कि डेल्टा एच हमेशा बड़ा होगा डेल्टा ई से। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ी देर रुक जाओ यार, एक बार हम लोग बच्चों फार्मूला तो लिख लें, है कि नहीं दोस्त? अब बताओ डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई कितनी कंडीशन हो सकती है? तो एक तो सिंपल सी बात है कि भाई डेल्टा जी जो है, देखिए गौर समझिएगा, यदि दोस्तों डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव हो तो डेल्टा एच बड़ा भी हो सकता है डेल्टा यू के और डेल्टा एच छोटा भी हो सकता है डेल्टा यू के। क्यों? एन जी की वैल्यू निगेटिव है तो, है कि नहीं? नहीं, बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही होगा ना, क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है। तो ये वाला आंसर, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं। यदि एन जी की वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा यू हमेशा बड़ा होगा डेल्टा एच के, और यदि एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा यू के। पहली कंडीशन तो ये परफेक्ट है कि नहीं? ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट है, ये भी ठीक है। और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसमें कुछ जुड़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, निगेटिव है तो इसमें कुछ कम होगा तब इसके बराबर होगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कह रहे हैं कि डेल्टा एच हमेशा बड़ा होता है डेल्टा यू से। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हुई तो डेल्टा यू बड़ा हो सकता है डेल्टा एच से, है ना? तो गलत होगा। डेल्टा एच से बड़ा है डेल्टा ई ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये तो कह रहा है, जो ये इन्होंने लिखा है इससे तो डेल्टा एन जी कैसा आएगा दोस्त? पॉजिटिव आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं डेल्टा ई बड़ा होता है, कब बड़ा होता है? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट से। ऐसा होने का मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो हमेशा डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा यू थोड़ी बड़ा होगा। इसमें भी कुछ गड़बड़ है। डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई, ऐसा भी नहीं होता है। डेल्टा एच हमेशा डेल्टा यू से छोटा होता है, ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है। तो यही होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन। हाँ ये सही है। जब ये लेस देन होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, इसकी वैल्यू निगेटिव होगी तो यू बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखो, तो ये आंसर हमारा पॉसिबल है। अच्छा, मगर उन्होंने ऊपर एक कंडीशन भी लगाई है, इफ डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, देखो बच्चों, उनका कहना है कि ये हमेशा इससे बड़ा है, तो फिर यही वाला आंसर है ना? तो फिर बी आंसर आएगा। एक मिनट इसको रफ कर देता हूं। अब गौर सुन लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि पहली कंडीशन ना लिखी हो, इफ डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई, ये ना लिखा हो तो आंसर आएगा डी। यदि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा डेल्टा एच को डेल्टा ई से बड़ा रखना है, तो क्या सिचुएशन है? तो फिर ये वाली सिचुएशन है, बी वाली, ठीक है ना? तो फिर बी वाली सिचुएशन है। डी सिचुएशन बिल्कुल सही लिखी है, डी सिचुएशन बिल्कुल सही लिखी है, मगर उसमें डेल्टा एच हमेशा बड़ा कहां आ रहा है डेल्टा ई से? वो कह रहे हैं यदि डेल्टा एच हमेशा बड़ा हो डेल्टा ई से तो कौन सी चीज सही है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या सही है? तो भाई कुछ भी हो सकता है। यदि डेल्टा एच बड़ा है तो इससे माइनस करके कैसे आएगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास ये स्लाइड खत्म हुई। तो जरा देखो यार, आज हमने वर्क का सारा काम कर लिया है, वर्क में जो कुछ भी था सब पढ़ा दिया है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है नोटबुक को अच्छे से रिवाइज करना। मेरे दोस्तों, आपको हम किसी चीज को बार बार कहते होंगे तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता होगा। ऐसा तो होता नहीं होगा कि नहीं यार वो रिकॉर्डिंग लग गई है, चिपक गई है, बस वही वही बार बार रिपीट कर रहा हूं। बार बार मैं थर्मोडायनेमिक्स में एक बात कह रहा हूं कि नोटबुक को होले होले रिवाइज करिए, है ना? होले होले वाला गाना गाते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, बहुत आराम आराम उसको रिवाइज करो। और रिवाइज जरूर करो क्योंकि उसकी थ्योरी एज ए फार्मूला क्वेश्चन में यूज होते हैं। छोटी छोटी थ्योरी जो होती है वो एज ए कॉन्सेप्ट लगती है। तो क्वेश्चन को रिवाइज करो, फार्मूला हमेशा रट के रखो और आराम आराम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेने आऊं उससे पहले पहली 2 क्लासों का चीज जो है वो सब अच्छे से रिवाइज करके रख लेना,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि थर्ड क्लास में उनकी खूब जरूरत पड़ने वाली है। तो अच्छे से इन सारे फार्मूले को याद कर लीजिएगा, थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। కొంచెం ఈసారి ఇదేంటిది ఫస్ట్ నీట్ పేపర్లు ఉన్నాయి, ఆర్గానిక్ అవి చూస్తా నా దగ్గర ఉన్నాయి.